प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, भदावर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाह, आगरा से। प्रिय बच्चों, इस वर्ष भी गत वर्ष की तरह दुर्भाग्य से आज कोरोना काल ही चल रहा है। गत वर्ष मैंने बोर्ड 2021 में सम्मिलित होने वाले उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के छात्र छात्राओं के साथ अपने 4 स्टेज फॉर्मूला के अनुसार ऑनलाइन फिजिक्स का अध्ययन किया था। इस बार भी बोर्ड परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास व्हाट्सएप और अपने यूट्यूब चैनल की सहायता से 21 अप्रैल 2021 से माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद से प्रारंभ हो गई है। आप सभी मेरे स्टूडेंट्स इस कोरोना काल में अपने घर पर ही रहकर सुरक्षित तरीके से सभी चारों स्टेजों को मेरे निर्देशानुसार पूर्ण करते हुए अपने विषय फिजिक्स को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। इस फिजिक्स की पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैप्टर का नाम भी है और यूनिट का नाम भी है। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों को ज़रूर समझना होगा। बेसिक बात अगर आपकी समझ में आ जाएंगी तो चैप्टर बेहद आसान प्रतीत होने लगेगा। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अपना घर्षण द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण। इसका मतलब है कि हम घर्षण समझते हो, आपस में रगड़ना। घर्षण से आवेश का स्पष्टीकरण यानी घर्षण से आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है वो समझना है। जैसे कि आप समझ रहे हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, यानी कांच की छड़ लें और रेशम का कपड़ा लें, आप उसको आपस में रगड़ें, तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। भाई, जब कांच इसे निकल चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी और उस पर धन आवेश आ जाता है, जबकि रेशम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अधिकता होने के कारण उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब हो गया कि हमने क्या किया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। रगड़ने के दौरान कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस स्थानांतरण में कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी और जबकि रेशम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो बच्चों, याद रखो, दो वस्तुओं के रगड़ने में जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी एक्स मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, और दूसरी वस्तु पर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उस पर आवेश ऋणात्मक उत्पन्न हो जाता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अर्थात वस्तु का धनावेशित होना मतलब अगर मैंने कहा कोई वस्तु पॉजिटिव है, कोई वस्तु धनात्मक है, इसका मतलब एक बात निश्चित है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने कहा दूसरी वस्तु ऋणावेशित होना,
अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द नेगेटिव चार्ज। ओके, जैसे हमने एग्जांपल से स्पष्ट किया है, हमने एक वस्तु ए ली है, ठीक है, एक वस्तु बी ली है, इनको आपस में रगड़ा, अब इस वस्तु से इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, ये एरो इस बात को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ए से बी में गए। अब तुमने कहा साहब ए से बी में ही क्यों गए, बिल्कुल सही बात है, बी से ए में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि साहब इसमें जाएं, बी से ए में जा सकते हैं। अगर बी से ए में जाएंगे तो क्या होगा, बी पर इलेक्ट्रॉन की कमी और ए पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। उस कंडीशन में बी पर पॉजिटिव और ए पर नेगेटिव। ये मत समझना कि हमेशा ए पर पॉजिटिव होगा बी पर नेगेटिव, नो, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रांसफर हुए हैं, किधर स्थानांतरित हुए हैं। ठीक, इतना हमको समझना होगा। अब हमने देखना क्या है कि ये तो हमने समझ लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, लेकिन सवाल उठता है ए या बी दो वस्तुएं हैं, इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज होगा वो देखना। इस अधिकता और कमी से हमने एक बात सीख ली है कि साहब अधिकता है तो आवेश नेगेटिव होगा और कमी है तो आवेश पॉजिटिव होगा, लेकिन आवेश कितना होगा उसके लिए एक फॉर्मूला बनने वाला है। अब मान लीजिए घर्षण के दौरान स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब n क्या हो सकती है, n बराबर 5 भी हो सकता है, n बराबर 20 भी हो सकता है, n बराबर 1 करोड़ भी हो सकता है। भाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ये डिपेंड करता है ना। तो अगर n यहाँ पर कोई संख्या है तब उस वस्तु A पर आवेश कितना हुआ, Q बराबर प्लस Na। अब यहाँ पे प्लस इसलिए है क्योंकि चित्र में ऑलरेडी एरो इधर लगा हुआ है, तो Q बराबर प्लस Na, और वस्तु B पर कैसा होगा, Q बराबर माइनस Na। अगर हम संख्यात्मक रूप से देखें कि साहब A से B पर इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो आवेश कितना होगा प्रत्येक वस्तु पर, Q बराबर Ne। ये संख्यात्मक रूप से इतना आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात सबकी समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते पेज नंबर 2 पर पहुंचते हैं। ये जो स्मॉल ई है वो इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इसको तुमने पहले पढ़ रखा हुआ, 1.6 पावर माइनस के 19 कूलम होता है। अब यहाँ पे हम लोग आवेश की हैट्रिक सीखने जा रहे हैं। हैट्रिक का मतलब 3 पॉइंट आते लगातार कंटिन्यूअस। तो एक तो हो गया Q बराबर Ne, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर यह है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, देखिए एटॉमिक नंबर हमने Z मान लिया, तब उस पर आवेश Q बराबर कितना, Ze। तो इसको हमें सूत्र को का उपयोग करना है जब तुम्हें एटॉमिक नंबर दे रखा हो, परमाणु क्रमांक दे रखा हो। तो Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, स्मॉल ई वही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट बन जाता है यहाँ पर कि यदि किसी चालक में, चालक मीन्स कंडक्टर, यदि किसी चालक में I एम्पियर की करंट स्मॉल t सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में, उस कंडक्टर में गुजरने वाला आवेश यानी कि उस कंडक्टर में कितना चार्ज पास होगा, तो Q बराबर इट, याद रखें Q बराबर इट, Q बराबर कितना, इट। जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है, ये चालक है, इसमें हमने कहा I करंट फ्लो हो रहा है और कितने सेकेंड तक, t सेकेंड तक। तो तब उस चालक में चार्ज कितना फ्लो होगा, Q बराबर इट होगा। I यहाँ पर करंट, t यहाँ पर टाइम। इस प्रकार से आपने देखा Q के तीनों फॉर्मूले आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आवेश के संबंधित हम लोग जान चुके हैं, आवेश पॉजिटिव, आवेश नेगेटिव होता। आवेश कितना पॉजिटिव होगा ये डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, या किसी एलिमेंट पर कितना परमाणु क्रमांक है, या फिर किसी चालक में कितनी धारा कितने सेकंड तक प्रवाहित हुई है तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, वो Q बराबर इट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेश का जो मात्रक है, मात्रक क्या होता है, कूलम। इसको कैपिटल C से लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना होगा, C का मतलब कूलम। तो कूलम एक साइंटिस्ट महोदय हैं, तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं इंग्लिश में उनका जो यूनिट होता है वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और अगर पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग करें, COULOMB। ओके, बी है, ये बी है, अच्छा इतना समझिए। तो इस प्रकार से आवेश का मात्रक कूलम है। अब आता है डायमेंशन, बीमा। तो बीमा में बड़ा इजीली याद कर सकते हो। एक यहाँ पर हमने एक साइंटिफिक मुहावरा बनाया है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। उसी प्रकार से अपनी फिजिक्स के अंदर हमने एक मुहावरे का इजाद किया है
फॉर्मूला हमने पढ़ा है Q बराबर इट, और इट फॉर एट, इट की विमा क्या है, एट। तो इट फॉर एट का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो तुम अंग्रेजी टीचर से परेशान करो जा करके। तो इट फॉर एट का मतलब है इट की डायमेंशन क्या है, एट, आई की डायमेंशन 8, समय की डायमेंशन t। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा कि Q बराबर इट फॉर एट, इसको हम पूरी यूनिट में कई बार इसको रिपीट करेंगे डायमेंशन के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर का आ गया। चैप्टर का नाम ही है कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है वो समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या, दो आवेश है, ये वाले दोनों आवेश स्थिर है, इसका मतलब इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, कोई मतलब डिस्टेंस फिक्स है, यानी दोनों जो चार्ज हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो फिक्स है, तभी कहते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट को लिख लेना अपनी किताब में, कॉपी में, रजिस्टर में। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो नियम इसके अभी नेक्स्ट पे बता दूंगा। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा नियम इसका है कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना कूलाम साहब ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ध्यान रहे कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच है। अगर ये आवेश मूवमेंट करेंगे तो नहीं काम करेंगे, या तो दोनों मूवमेंट का तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक गतिमान है एक स्थिर है तो उस वक्त उसकी डिस्टेंस वेरिएबल होती रहेगी, तब कूलाम नियम। तो कूलाम नियम कब काम करेगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी बताया था वही सारा पॉइंट है कि एक पहला पॉइंट ये वाला आपने पढ़ ही लिया है, दूसरा ये हो गया। अब हम दोनों को मिला दें, मिलाने पर क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर फिजिक्स के अंदर हमने देखा है, कई बार बता चुका हूँ, जब जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तब तक कोई कांस्टेंट प्रकट होगा। तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल हटाने पर कांस्टेंट बड़ा भयंकर प्रकट होता है, 1/4 पाई, और इस शब्द को कहेंगे एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहां हटाते ही क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये है साहब आपका कूलाम का नियम। इसको हमें समझना बहुत आसानी सीख सकते हैं इसको, जैसे कि बताया जा चुका है। इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि कूलाम नियम खत्म हो गया, यहाँ पर पहला पॉइंट बनाया हमने, स्टार पॉइंट बनाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इससे काट दीजिए। क्वेश्चन ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक और विमा लिखनी है, ठीक है। इसका मान, मात्रक और विमा, ध्यान दीजिए, जिन बच्चों ने लिख लिया है इसको, इस पोर्शन को काट दीजिए, कोई मतलब का नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान को याद करना बहुत आसान है, 9 से शुरू और 9 पर खत्म, यानी 9 × 10⁹, ठीक है। ये मान याद हो गया। अब तुमने कहा साहब ये मात्रक कैसे याद हो, ये तो बड़ा भयंकर मात्रक है। बिल्कुल भयंकर नहीं है, आप कूलाम के नियम के पास जाइए, कूलाम के नियम के पास जाएंगे, ये मात्रक भड़बड़ाता हुआ मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा। कूलाम का नियम हमने क्या पढ़ा, अभी देखिए, अभी बताता हूँ। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये तो पढ़ा आपने इससे पहले पेज में। अब मैं कहूँ इतने पोर्शन को रोक लो, आप इसको रोक लीजिए, इसको ही रोक लें तो क्या होगा, ये r² यहाँ पहुँचेगा, F पहुँचेगा। तो हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, F r²/Q1 और Q2। ओके, इतना आप रफ कॉपी लिखिए। अब देखो मात्रक कैसे चलता है भाई साहब, बल का मात्रक क्या है कि न्यूटन, आर का मात्रक क्या है कि मीटर, तो स्क्वायर लग गया। आवेश Q1 का मात्रक कूलाम, दूसरे का भी मात्रक कूलाम, तो कूलाम गुणा कूलाम क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। तो इस तरह से मात्रक बहुत आसानी से सीख लिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर/कूलाम स्क्वायर, यानी हमें मान भी पता हो गया, मात्रक पता हो गया। अब आती बात कि साहब विमा बताइए।
तो देखिए बेमा को 11th क्लास में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। बेमा हमें किसी की भी याद नहीं करनी है, डायमेंशन किसी की याद नहीं करनी, केवल फॉर्मूले से फिर कूलाम के पास चलना पड़ेगा। अभी बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आया था Fr²/Q1 Q2। ओके, ये बताया था। अब देखिए फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है mLt-2। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस डायमेंशन L होती है, तो स्क्वायर लगा होता है L² हो गया। Q अभी पढ़ा है मुहावरा, Q बराबर इट फॉर 8, तो Q1 की डायमेंशन 8, Q2 की भी डायमेंशन 8। अब इसे कर लो सेट करना तो आता ही है। चलिए कैसे सेट करोगे? अब m अकेला है, L यहाँ पर कितना है L2 और 1, L3 हो गया। T यहाँ पे T2 नीचे है, T को ऊपर ले गए तो क्या हुआ, T की पावर -4, T की पावर -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार a की पावर -2, इस प्रकार आपने देख लिया, इसकी डायमेंशन बन जाती है mL3 T-4 a-2। ओके, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न बन जाता है कि एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक विमा, इसका मान आपको याद रखना पड़ेगा 8.85 - 12। मात्रक जस्ट उल्टा हो जाएगा उससे, ध्यान दीजिए। एप्सिलॉन नॉट हो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो, इनके मात्रक और विमा को कूलाम के नियम से पक्षांतर करें और उसका सूत्र निकालें। तो एप्सिलॉन नॉट का जो सूत्र बनेगा जस्ट उल्टा है, ठीक है। ऊपर Q1 Q2 होगा तो कूलाम स्क्वायर हो गया, नीचे Fr² तो N/m² हो गया। डायमेंशन बिल्कुल सेम, इसका अपोजिट हो जाएगा। M1 था -1, L3 था -3, T -4 +4, a-2 तो a+2। तो इसका मतलब हो गया कि हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सीखा, इसको सीखा, और एप्सिलॉन नॉट इसको तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सबकी समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कंडीशन है बेटा। कंडीशन क्या है कूलाम के नियम की? यदि दोनों आवेश, ये दोनों आवेश Q1 Q2 थे ना, ये दोनों आवेश, ये पहला पॉइंट है, यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हो, मतलब माध्यम से मतलब क्या है, किसी परावैद्युत माध्यम। ये परावैद्युत माध्यम क्या होता है? जैसे कांच है, मोम है, अभ्रक है, पानी है। अगर दोनों आवेशों को उसके अंदर स्थिर कर दिया जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? कुछ नहीं, केवल जरा सा, तब हम कहेंगे उन पर लगने वाला बल F मीडियम। तो जो अभी हमने बताया वो क्या था? F निर्वात में था, वो वैक्यूम में था, ठीक है। F निर्वात में सब कुछ वही फॉर्मूला है जो कूलाम बढ़ा, बस एप्सिलॉन नॉट के बगल में कौन आ गया? K आ गया। अब ये K क्या चीज है? K को कहते हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, DEC। हर माध्यम का परावैद्युतांक फिक्स होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो केवल K आ गया। अब इतना समझिए, अब हमें देखना आखिर K है क्या, K का मान क्या होता है। ध्यान दीजिए, निर्वात में इसका मान 1 होता है और किसी धातु के लिए इसका मान सबसे अधिक यानी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो F निर्वात यानी एयर, ठीक है। क्या होगा? वो K हट गया तो K का मान 1 हो गया। एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। अब क्या किया? डिवाइड कर लो भाई, इस ए फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड करो, आप रफ कॉपी पे करिएगा इसको, तो आप क्या पाएंगे? F एयर बटे मीडियम बराबर K आ जाएगा। तो K क्या है? अभी बताया था, परावैद्युतांक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो परावैद्युतांक की डिफाइन हम कर सकते हैं कैसे? ये सूत्र निकला भाई हमारा। तो परिभाषा क्या बनाओगे? किन्हीं दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल और किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ऐसे बना सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आप परावैद्युतांक की परिभाषा लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। तो ये क्या? एक अनुपात है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि K का न्यूनतम मान कितना? भाई बता चुका हूं, न्यूनतम मान K का होता है निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए, वो कितना? 1। और अधिकतम मान क्या होता है? धातु के लिए इन्फिनिटी, ठीक। न्यूनतम मान और अधिकतम मान, यानी इसका मतलब हुआ K का मान 1 से कम संभव नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा क्या K का मान 0.5 हो सकता है कि नहीं साहब? 1 से कम संभव ही नहीं है और इन्फिनिटी से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब हो गया K का मान किसी भी परावैद्युत के लिए 1 से अधिक और अनंत से कम होता है।
देखिए 3 बातें हैं इसमें अपने सामने। के वैक्यूम फिक्स है, कितना है 1। के मेटल धातु के लिए फिक्स है, कितना है इन्फिनिटी। के डाई इलेक्ट्रिक पराविद्युत का मान क्या कुछ भी हो सकता है इनके बीच में, 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, ये पराविद्युत के लिए। अब आगे, यदि 2 आवेशों को निर्वात में रखने के बाद अब उसे किसी परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उनके बीच जो बल है ना वो क्या होगा, घट जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि F माध्यम बराबर 1/K F एयर, मतलब जो K का मान हर परावैद्युत का एक सदिक होता है। अगर K का मान 2 हो गया तो कितना, आधा रह गया। K का मान 4 है तो कितना, चौथाई रह गया। तो बढ़ा नहीं बल्कि घटा है। ठीक है, इसको समझना होगा। यदि 2 आवेशों को निर्वात में रखने के बाद किसी परावैद्युत रख दिया जाए तो उसका उनके बीच लगने वाला वो वैद्युत बल है वो पहले से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक पॉइंट बनता है कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या है। देखिए एप्सिलॉन नॉट तो जानते हो निर्वात विद्युतशीलता, एप्सिलॉन क्या, ये किसी परावैद्युत की विद्युतशीलता है। कोई परावैद्युत हो सकता है, पानी, कांच, अभ्रक, एबोनाइट, इसकी वैद्युतशीलता है। तो डायरेक्ट याद रखना है एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के, याद रहे। इस पर नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते पेज नंबर 5 पा चुके हैं। देखिए हम लोगों ने कूलाम के नियम को सफलतापूर्वक सीख लिया है। अब हर नियम की कुछ शर्तें होती हैं। तो कूलाम के नियम की 2 शर्तें हैं। नंबर 1, भाई तुमने देखा पहला नियम हमारा किससे संबंधित है कि साहब आवेश से संबंधित है, F समानुपाती Q1 Q2। तो जब नियम हमारा आवेश से संबंधित है तो पहली शर्त भी आवेश से संबंधित है। पहली शर्त क्या है कि साहब दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। बोथ चार्जेस शुड बी अ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस बिंदु आवेश, ये क्या होता है इसको आगे समझाया जाएगा। तो अभी आप इतना सीख लीजिए, अगर दोनों आवेश बिंदु आवेश नहीं है तो कूलाम का नियम वहां पर लागू नहीं होगा, ये कंडीशन है। दूसरा नियम क्या था, भाई दूरी से संबंधित था, F समानुपाती 1/r²। तो दूसरी शर्त भी दूरी से संबंधित है। दूसरी शर्त क्या है कि दोनों आवेश जो हमने बताया था Q1 Q2, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बोले साहब इससे कम हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, कूलाम का नियम फेल हो जाएगा, अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 2 आवेशों में दूरी 10⁻16 मीटर हो जाए जो कि कम हो गई, तब कूलाम का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कंडीशन है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कूलाम के नियम का लास्ट पॉइंट है, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म, आखिर इसका सदिश रूप क्या है। जैसे चित्र आप देख रहे हैं कि एक आवेश Q1 है, एक Q2 है, ठीक है। इनके बीच डिस्टेंस कितना है, r है। इसको हम r12 कहो या r21 कहो, एक ही बात है। ये डिस्टेंस r12 या r21 एक ही बात। अब 2 पॉइंट है कि भाई एक Q1 ने Q2 पर बल लगाया, भाई ये 2 आवेश हैं, ठीक है। 2 आवेश, इसका मतलब क्या, जैसे मान लो मैं और आप हूं, मैंने आप पर फोर्स लगाया तो हो सकता आपने भी मुझ पर फोर्स लगाया हो, ठीक है ना। ये दोनों बातें यहां पर समझिएगा। तो Q1 Q2 पर बल आरोपित कर सकता है, Q2 Q1 पे बल आरोपित कर सकता है। डिपेंड करता, मैंने पहले बताया था भाई, तुमने कहा कैसा बल होगा। अगर Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, और दोनों अगर नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। जैसे चित्र में देख Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है। तो आप 2 बातें समझिएगा। पहला यह है कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल, यानी आवेश Q1 के कारण, भाई आवेश Q1 का Q2 पे कितना फोर्स है, इसे बोलेंगे वेक्टर F21। वेक्टर F21 भाई 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² बोलते, तो r12 मतलब है 1 और 2 के बीच में स्क्वायर। यहाँ इसको समझना महत्वपूर्ण है। r⁻21 जिस हमने साइड में लिखा दिया है, r⁻21 का मतलब क्या है। देखिए इतना समझिए, वेक्टर में बताया गया 11वीं क्लास पे कि जिस भी राशि पर आपने टोपी चढ़ा दी, टोपी कैप है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी, 1 है, ठीक। यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब है जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। लेकिन इसमें डायरेक्शन होगी। r⁻21 मतलब यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है, ठीक। अब 1 का गुणा इसमें कर दो, पूरे में कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्यात्मक मान वही रहेगा। जिसकी दिशा, अब मेन बात डायरेक्शन की है, जिसकी दिशा क्या हुई, Q1 से Q2 की ओर। अब आप चित्र में देखिए F21 ये वाला है, इस दिशा किधर है, Q1 से, ये Q1 है, ये Q1 से Q2 तरफ है, ठीक। ये
वेक्टर आर कैप 21 बता रहा है। तो आर कैप 21 का मतलब होता है कि डायरेक्शन क्या होगी, Q1 से Q2 तरफ। तो F21 साइड हो गया। अब दूसरा लीजिए, आवेश Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है भाई Q2 पे तो Q1 बल लगा रहा है, इसे बोलेंगे वेक्टर F12। सब कुछ वही रहेगा, केवल आर कैप 12 आ गया। आर कैप 12 मतलब यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन की क्या होगी, डायरेक्शन Q2 से Q1 की ओर, जैसा कि चित्र में समझाया गया है। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म को समझने का मतलब है केवल उसकी डायरेक्शन को समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 6 पे आ जाइए। तो देखिए कूलाम का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, बार बार उसी को एप्लीकेशन चल रहा है। तो अब आता है 2 से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी बल। अभी तक हमने क्या सीखा, 2 आवेशों के बीच बल, F बराबर कूलाम का नियम। ठीक है, अब हमारे पास 2 से अधिक आवेश हो सकते, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। उन आवेशों के कारण बल पता करना। ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर अगर एक ही बल है तो रिजल्टेंट उसका वही रहेगा, लेकिन जिस बिंदु पर 2 बल हैं, 3 बल हैं, 4 बल हैं, तब हमें उस बिंदु पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है, यानी परिणामी बल ज्ञात करना होता है। ऐसे समझ, इसको सिंपल तरीके से समझाता हूं। अब आप मान चलिए, अगर किसी के एक औलाद है, ठीक, तो अकेला माल ढकेला हो गया। अगर उसके गलती से एक से अधिक संतानें हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को 100% बंटवारा करना पड़ेगा। होता कि नहीं होता, व्यवहारिक बात है। अगर 2 बच्चे हैं तो दो हिस्से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मान चलो इकलौता एक ही चार्ज है तो समझिए आप, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी परिणामी नहीं निकालना, वो ऑटोमेटिक परिणामी हो गया। लेकिन अगर 2 आवेश हैं या 2 से अधिक आवेश है तो हमें उनका परिणामी निकालना होगा। ठीक, जिस प्रकार से 2 या 2 से अधिक संतान होने पर बंटवारा करना पड़ता है, उसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक आवेश होने पर परिणामी बल ज्ञात करना होता है। चलिए इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे आप देख रहे हैं Q1, Q2, Q3 और ये Q4 आवेश, इसे Q4 लिख लीजिए, Q4 लिखना भूल गए यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं Q1 और Q4 के बीच फोर्स है, Q2 और Q4 के बीच फोर्स है, और Q3 Q4 फोर्स बल है। भाई हमारे पास, हमने अभी तक केवल यही सीखा है कि 2 आवेशों के बीच बल सीखा है। ठीक, 3 में नहीं सीखा, केवल 2 में सीखा है। पहला तो क्या होगा, इसके बीच बल होगा, ये F1 हो गया। ठीक, इन दोनों के बीच होगा, वो आपका F3 हो गया। अब ये 2 बची, जो दोनों देख रहे हैं, 2 पॉइंट रख रहा हूं, इसके बीच होगा वो बल, ये होगा। 3 बल हो गए। अब हमें 3 का रिजल्टेंट चाहिए, तो पहले क्या होगा, F1 और F3 का रिजल्टेंट निकालेंगे। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर में फर्स्ट ईयर को पढ़ा चुके हैं। जब अब ये F1 और F3 को देखो, इनके बीच का कोण कितना, 90 डिग्री का है, तो उसका रिजल्टेंट भी इधर ही हो जाएगा, इधर। ठीक, F1 और F3 का परिणामी इधर हो गया, F3 इसके F2 की दिशा में इधर। तो अब F1 और F3 का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर। F2 ऑलरेडी इधर था। जब एक ही दिशा में 2 वेक्टर हों तो उनका परिणामी उनके योग के बराबर होता है। इसे हम लोग सीख चुके पहले ही। तो देखिए समझाता हूँ, क्या करेंगे, Q आवेश पर परिणामी बल, चलो इसको Q लिख दीजिए, कोई बात नहीं, Q4 भी लिख सकते हैं। Q आवेश परिणामी बल, परिणामी बल का मतलब होता है वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3, इसको इससे लिखा जाता है। लेकिन निकालें कैसे, वो तरीका अलग है। पहले हमने क्या किया, F1 और F3 का परिणामी निकाल लिया, जैसा भी बताया था। ये F1 है और F3 है, इनके बीच का कोण 90 डिग्री का है। तो ये फार्मूला बढ़ाया गया था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर F1² F3² 2f1 F3 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री पर 0 होती, पूरा पोर्शन कितना हो गया, 0 हो गया। तो परिणामी बल जो F' है, इसे F' लिख रहे हैं, F' कितना हो, √f1² प्लस f3²। इतना सबके समझ में आ गया होगा। ये जो F' है वह F1 और F3 का परिणामी है। अब हमारे पास 3 बल थे, अब 2 रह गए। कौन कौन से रह गए, एक F' और एक रह गया हमारा ये F2। ठीक है, बस अभी बताया था। तो आवेश के ऊपर नेट बल क्या हो गया, अभी बताया, दोनों बल एक दिशा में। भाई मैंने कहा जिधर F2 है ना, उधर ही F' है।
तो परिणामी क्या होगा, सिंपल जोड़ दो एफ डैश प्लस F2, ये डैश सही लगाइएगा, डैश कर यहाँ पर रखना, एफ डैश प्लस F2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम ही है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम समाप्त हो गया है, अब वैद्युत क्षेत्र की कहानी शुरू होती है। देखिए साहब, इसे समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी बिंदु आवेश के, फिर बिंदु आवेश आ गया। अभी आपने कहा बिंदु आवेश क्या होता है, अभी आने वाला पॉइंट है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे बिंदु आवेश क्या हो। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ऐसे समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा ये रहा बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब मान चलो ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और ये बिंदु आवेश कोई पॉजिटिव मान लीजिए। तो जैसे ही प्रोटॉन इसके क्षेत्र में आएगा तुरंत इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अभी क्या पता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो क्या पता है, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए अब पॉइंट आ गया कि साहब ये बिंदु आवेश क्या होता है, पॉइंट चार्ज। तो इतना समझिए, वह आवेश जो अपने चारों तरफ प्रबल वैद्युत क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हो, उसे कहते हैं बिंदु आवेश। जो अपने चारों तरफ बहुत तीव्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता हो, उसे कहेंगे वो बिंदु आवेश कहते हैं। दूसरा है परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश का मतलब क्या है, वह आवेश जो अपने चारों ओर नगण्य वैद्युत उत्पन्न करता है, परीक्षण आवेश कहलाता है, ना के बराबर। ठीक है, तो देखिए साहब आगे बढ़ें। अगला टॉपिक है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ, बिंदु आवेश का मतलब है वह आवेश जो अपने चारों तरफ प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता हो, उसे कहते हैं बिंदु आवेश। और जो आवेश जिसके रखने से तीव्रता घटे बढ़े कुछ फर्क ना पड़ता, उसे कहते हैं परीक्षण आवेश। यानी परीक्षण आवेश के रखने पर न तो तीव्रता बढ़ेगी न तीव्रता घटेगी। परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके 3 नाम है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहो नंबर 1, नंबर 2 केवल तीव्रता कहो, नंबर 3 वैद्युत क्षेत्र कहो। यानी वैद्युत क्षेत्र कहो या फिर तीव्रता कहो या फिर पूरा नाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहो, तीनों का मतलब एक ही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में अब हमें हर डेफिनेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र भी करनी होगी। वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत आसानी समझ सकते हैं। ये रहा बिंदु आवेश, ठीक है, और हमें यहाँ पता करना है वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश। इन दोनों के बीच में कूलाम के नियम से फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, प्रतिकर्षण का, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। परीक्षण आवेश ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बल लग रहा है। तो तुम्हें क्या बताया गया, इस बिंदु पर वैद्युत बल और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसको कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल E बराबर फॉर्मूला बना F/Q0। F/Q0 जिससे मात्रक भी निकाल सकते हैं, न्यूटन बटे कूलाम, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, बल की डायमेंशन, और Q बराबर 8 फॉर 8, ये डायमेंशन निकल आती है। अब आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर स्वरूप क्या है। वेक्टर स्वरूप में कुछ नहीं करना है। अब आप ये देखो, तीव्रता फॉर्मूला तो E बराबर F/Q, तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी, F वेक्टर क्वांटिटी, आवेश स्केलर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी उस पर वेक्टर लगा दीजिए, जो स्केलर उसे छोड़ दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा में होती है। ठीक है, अब सदिश राशि है तो दिशा क्या हुई, जो बल की दिशा है। अगर बल जा रहा है पूर्व दिशा में तो तीव्रता भी किधर होगी, पूर्व दिशा में होगी। बल जा रहा पश्चिम दिशा में, तीव्रता किधर होगी, पश्चिम दिशा में होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो आज आपने जो पढ़ा है, आज हमारा पार्ट 1 वीडियो था इसका। इसके बाद जो आएगा वो पार्ट 2 वीडियो होगा। तो मुझे लगता है आपने पार्ट 1 वीडियो में जो हमने बात बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को आप तब तक देखें जब तक ये चारों पेज अच्छी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे फिर मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में, उसमें हम और आगे समझाएंगे, इसी से रिलेटेड होंगी बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।